बुलेटिन के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रिंसिपल प्रमोशन कोटा क्या बढ़ेगा, ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। कोटे में बदलाव को लेकर दरअसल कुछ एक प्रवक्ताओं की ओर से मांग उठाई जा रही है। क्या कुछ इनका कहना रहा है और डिमांड के अनुसार इन्होंने कोटे पर क्या शर्त रखी है, दरअसल कितना अनुपात होना चाहिए, ये अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बीआरसीसी भर्ती और एनटीटी भर्ती पर भी अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि पिछले कल एनटीटी को लेकर काफी सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे। तो बिल्कुल आज हमने शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में बात की है, शिक्षा सचिव से भी बात की है, उन्होंने भी इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है, ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम ने करवट एक दफा फिर बदल ली है। हालांकि पिछले कल और आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है। विशेष तौर से लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर यह बर्फबारी हुई है। हालात कुछ इस तरह के बने हुए थे कि शिंकुला में पुलिस ने लगभग 9 मजदूरों को रेस्क्यू किया है। इस तरह की परिस्थितियां उनके लिए वहां पर बन गई, बर्फबारी में बुरी तरह से फंस गए थे। दूसरी ओर बात करना चाहेंगे नेशनल हाईवे 3 की, तो ये भी दारचा से सरचू के बीच बंद हो गया है। हालांकि 17 अक्टूबर तक अभी मौसम खराब रहने वाला है, 18 अक्टूबर से फिर साफ हो सकता है, इस तरह का पूर्व अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया है। नवरात्र का क्योंकि आज पहला दिन था, तो इससे संबंधित जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह जानकारी इसलिए बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़ी हुई है। दरअसल ये तारा देवी मंदिर आज गए थे माता के दर्शन करने के लिए। इनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर भी इनके साथ मौजूद थी, साथ ही साथ इनके प्रधान मीडिया सलाहकार भी थे। लेकिन इस बीच बड़ी अनाउंसमेंट इन्होंने तारा देवी सड़क मार्ग के लिए ये की है कि लगभग 50 लाख रुपए सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे उस सड़क को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए और उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए। हर बार हमें दरअसल नवरात्रों में ये देखने में आता है कि वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ जाती है और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या को खत्म करने के लिए यह सॉल्यूशन ढूंढा गया है कि क्यों ना उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाए और कुछ एक जगहों पर जहां गड्ढे हैं उनकी भी मरम्मत की जाएगी। और जैसा कि हमने कहा 50 लाख का ऐलान मुख्यमंत्री ने इसे लेकर किया है। और साथ ही साथ आज इन्होंने वहां मंदिर में जाकर हिमाचल प्रदेश के लिए सुख और समृद्धि की कामना भी की है। आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों का मसला लगातार गूंजता जा रहा है और एक तरह से गर्मा भी गया है, क्योंकि कंपनी की ओर से हवाला देखिए ये दिया जा रहा है कि कंपनी के पास केवल टेंडर 180 कर्मचारी रखने का ही है, इसीलिए ये 31 कर्मचारी वहां एक्स्ट्रा हो गए हैं, इन्हें नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगले कल ये मसला सुलझ सकता है, इस तरह की संभावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि फिर बैठक होने वाली है सीटू, क्योंकि सीटू के बैनर तले ही इन्होंने पहले भी कई दफा अपना विरोध प्रदर्शन किया है, इसलिए सीटू के साथ कंपनी की और आईजीएमसी प्रशासन की ये बैठक होगी। 31 सुरक्षा कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाता है या नहीं ये देखना होगा आउटसोर्स पर, क्योंकि इन्हें तैनात किया गया था। लगभग अभी आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 10,000 को क्रॉस कर चुकी है, जिन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में ये 31 के करीब सुरक्षा कर्मचारियों की ओर से भी यही हवाला दिया जा रहा है कि कोविड काल में इन्होंने दिन रात अपनी सेवाएं दी थी और इसके अतिरिक्त मुश्किल घड़ी में भी ये दिन रात डटे रहे हैं, लेकिन अब इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। और ऐसे मौके पर ये कहां जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने घर परिवार भी चलाने हैं। अब देखिए एक और हैरत अंगेज मामला यहां सामने आया है। हालांकि ये साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि रोजाना हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं वो सबसे ज्यादा इस झांसे में आ रहे हैं। यानी कि जहां बात कर दी जाती है पैसों को डबल करने की या फिर बढ़ाकर उन्हें दिए जाएंगे, ये झांसा उन्हें जैसे ही मिल रहा है वो अपने पूरे जीवन भर की कमाई भी ऐसे झांसों में लगा रहे हैं। परिणाम उसका यह निकलता है कि बाद में वो साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं और बहुत कम अभी ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां इनके पैसे रिटर्न हो पाए हों। इसलिए फिलहाल सबसे पहले तो हम ये जागरूक करना चाहेंगे सरकारी कर्मचारियों को कि बेवजह अपने पैसे ना लगाए, हर किसी के झांसे में ना आए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय की ओर से इनके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि साइबर क्राइम में ठगी का शिकार हुआ है तो आप 1930 पर भी शिकायत कर सकते हैं। 24 घंटे के दौरान ये टोल फ्री नंबर बिल्कुल ऑन रहने वाला है, यानी कि 24 घंटे के लिए जारी किया गया है। पहले जो समय सारिणी थी उसमें सुबह के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ही शिकायत की जा सकती थी, लेकिन अब बिल्कुल 24 घंटे के भीतर आपकी ये शिकायत यहां ली जाएगी और तुरंत प्रभाव से पुलिस को ये शिकायत सुनते ही उस पर एक्शन भी लेना होगा। अब इस तरह की कोशिश की जा रही है।
देखिए आजकल साइबर क्राइम में जो ज्यादातर मामले आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि सिम को 5G करने का झांसा दिया जा रहा है शातिरों की ओर से, और बहुत सारे लोग इसी झांसे में आ जाते हैं और यहां पर उनसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जा रही है। अकाउंट की डिटेल्स देते ही उनका खाता पूरी तरह से खाली हो रहा है। तो इस बात से आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है, विशेष तौर से सरकारी कर्मचारी जो कि अधिकतर तौर पर इस झांसे में फंस रहे हैं। क्रिप्टो घोटाले में एक और नया खुलासा हुआ है, क्योंकि पिछले कल देखिए जानकारी हमने आपको ये दी थी कि पिछले 3 सालों से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था आरोपियों की ओर से। कुछ एक लोगों ने जब शिकायत दर्ज करवाई पुलिस थानों में तो पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, सीरियसनेस इसमें नहीं दिखाई गई, और अब फिलहाल इसका परिणाम ये निकला है कि करोड़ों की ठगी इन शातिरों की ओर से कर दी गई है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस की ओर से जो डाटा फिगर बताई जा रही है वो 400 करोड़ है, क्योंकि यही 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी यहां उन आरोपियों की ओर से बताया जा रहा है जिन्हें गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, पुलिस की एसआईटी ने जिन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जब एक ही आरोपी के खाते से लगभग 198 करोड़ की ट्रांजैक्शन मिली हो, तो ऐसे में 400 करोड़ महज पिछले 3 साल में इन्होंने कमाए हो, यह कैसे संभव है? इसकी छानबीन होना काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों के हिसाब से अपने पैसे लगाए हैं, केवल इस वर्ष नहीं बल्कि पिछले 2 वर्षों से अपने पैसे लगाते आ रहे थे। अब ये कंपनी भाग गई है। हालांकि जो मास्टरमाइंड सुभाष इसका माना जा रहा है वो वैसे तो मंडी का निवासी है, लेकिन इस वक्त विदेश में जाकर छिप गया है। लेकिन ये पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसे किसी भी कोने से ढूंढ निकाला जाएगा, और अभी तक कितने करोड़ों को अंजाम दिया गया है इस पर सही से जांच नहीं हो पाई है, यानी कि ये डाटा फिगर सही से सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए जो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फिलहाल दोनों आरोपियों के नाम हमने आपको पिछले कल भी बताए थे, हेमराज और सुखदेव है। इन्होंने ये बताया है कि लगभग 400 करोड़ रुपए की देनदारियां इनके ऊपर हैं जो कि कुछ एक निवेशकों ने लगाए थे। लेकिन अगर 400 करोड़ ही महज यहां पर राशि है तो फिर 198 करोड़ की ट्रांजैक्शन जो तीसरे आरोपी के अकाउंट में हुई थी, उसके बाद ये सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि शायद इस डाटा फिगर में भी कुछ एक गड़बड़ी है। आरोपी या तो सही से जानकारी नहीं दे रहे हैं, या फिर जो मास्टरमाइंड था उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स देखने के बाद ही यहां पर सही से पता लग पाएगा कि आखिरकार कितना घोटाला इन आरोपियों की ओर से किया गया है। हालांकि हाल ही में अभी 35 जगहों पर छापे मारे गए थे, उसमें कुछ एक उपकरण और विवरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इनकी महंगी गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं पूरी तरह से, और कैसे इस ठगी को ये अंजाम दे रहे थे, कितने टाइम से दे रहे थे, अभी तक फिलहाल पूछताछ ही जारी है। लेकिन इस सबके बीच बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है वो यही है कि अगर पिछले 3 सालों से यहां इस ठगी पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया गया होता, या जैसे ही पहली शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी इसे गंभीरता से लिया गया होता, तो बहुत सारे लोगों के पैसे आज बच सकते थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से जुड़ी अगली अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये दिल्ली दौरे पर थे और आज इन्होंने केंद्रीय उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो राशि जारी की गई है केंद्र की ओर से उस पर आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ मीडिया को भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है जिसमें इनका यह कहना है कि पिछले 10 महीने से कांग्रेस सरकार ने कोई भी बेहतरीन कार्य नहीं किया है, केवल 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला, 1500 के करीब संस्थानों को बंद किया है, और ऐसे में वित्तीय परिस्थितियां 10 महीने में ही पूरी तरह से डगमगा गई हैं। बार बार ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व की जयराम सरकार ऋण छोड़कर गई है, लेकिन इन 10 महीनों में कौन सा काम अपने बजट से वर्तमान सरकार ने किया हो, इस बात पर वो जानकारी दे। देखिए पिछले कल भी कुछ ऐसी ही बात कही गई थी डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और लगातार यहां गारंटियों को लेकर टिप्पणी की जा रही है, क्योंकि यह विपक्ष की ओर से माना जा रहा है कि जो 10 गारंटियां दी गई थी उनमें से एक भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। केवल यहां विपक्ष को ही कोसने का काम किया जा रहा है। जितने भी संस्थान बंद किए गए हैं उन्हें चलाने के लिए सरकार के पास बजट नहीं था, इस वजह से उन्हें बंद किया गया है, ना कि जो कि बहाना दिया जा रहा है कि बेवजह विपक्ष ने खोले थे। ऐसी कोई बात नहीं है। फैक्ट वाइज कोई भी बात वर्तमान सरकार कहती हुई नजर नहीं आ रही है। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कुछ एक टिप्पणियां की गई हैं। अगली बात सुखाश्री योजना से शुरू करना चाहेंगे। देखिए इस योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके, इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक और कदम उठाया है, क्योंकि पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि ये जितने भी बच्चे हैं इन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के नाम से नवाजा जाएगा, लेकिन अब इन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के नाम से। इसे लेकर जिला उपायुक्त को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जितने भी जिलों के डीसी हैं इन्हें जल्द से जल्द ये प्रमाण पत्र बच्चों को सौंपने होंगे। लगभग 4000 के करीब ये बच्चों की संख्या है जो कि लाभान्वित होने वाले हैं, और
इन्हें पहले 4 करोड़ 68 लाख रुपए भी वित्तीय तौर पर दे दिए गए हैं, यानी कि इन बच्चों का भविष्य और ज्यादा सुधर सके, बाकी सुविधाएं भी इन्हें मिल सके। हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल्स में जो सुविधाएं दी जाती हैं वही इन्हें अब मिलने वाली हैं। तो इस बीच इनके लिए ये राशि भी जारी की गई थी। और एक बात यहां पर मुख्यमंत्री सुखू की ओर से और कही जा रही है कि अभिभावक इनके लिए अब सरकार ही है, यानी कि जो अभिभावकों की कानूनी जिम्मेदारी भी रहती है वो सरकार ही इनके लिए निभाने वाली है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए तरसना पड़ रहा है। दरअसल ये जानकारी हम एचआरटीसी कर्मचारियों से जुड़ी लेकर आए हैं। अभी देखिए फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इनकी सैलरी 15 दिन बीतने के बाद भी इनके अकाउंट में नहीं आई है। हर बार इन्हें इसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। हर बार वायदा इनसे कर दिया जाता है कि महीने के पहले सप्ताह में अब इन्हें सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन देखा जा सकता है 15 अक्टूबर आज तारीख है, सैलरी इनकी अभी तक नहीं आ पाई है। और अब एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन की ओर से यह कहा जा रहा है कि कहां तो इन्हें पहले सैलरी के साथ अन्य भत्ते भी दिए जाते थे, लेकिन अब भत्ते मिलना तो दूर की बात है, इनकी सैलरी तक टाइम से नहीं आ पा रही है। यदि हालात इसी तरह के रहे तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। जो पेंडिंग भत्ते हैं वो भी जल्दी दिए जाए और इनकी सैलरी का को लेकर भी यहां सॉल्यूशन जल्दी निकाला जाए कि कैसे ये महीने के पहले सप्ताह में आ सकती है। अब बाकी विभागों के कर्मचारियों को या जो बोर्ड कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं उन्हें ये सैलरी देखिए पहले सप्ताह में मिल जाती है, तो इनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, ये बात इनकी ओर से बार बार कही जा रही है। और केवल इतना ही इन्होंने नहीं कहा है, यहां पर मिनिमम किराए को लेकर भी बवाल हो गया है, क्योंकि देखिए प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से यह कहा जा रहा था कि जो मिनिमम किराया है वो 5 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए किया जाए, क्योंकि उनके लिए ये घाटा है। और वैसे भी महिलाएं उनकी बस में अब सफर नहीं करती हैं जब से 50% छूट महिलाओं को एचआरटीसी बस में दी जा रही है। तो ऐसा ही कुछ अब एचआरटीसी बस यूनियन की ओर से भी कहा जा रहा है। दरअसल इन कर्मचारियों का ये मानना है कि एक और तो इन्हें सैलरी नहीं मिल रही है और दूसरी ओर कई वर्गों को एचआरटीसी बस में सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इनका गला घोटकर वो सुविधाएं अन्य वर्गों को मिल रही है। तो ऐसे में यदि 50% छूट महिलाओं को एचआरटीसी प्रबंधन दे सकता है तो इनकी सैलरी क्यों फिर समय से नहीं आ रही है, इस बात पर इन्होंने सवाल उठाया है। यानी कि हट फिर कर बात इन दोनों चीजों पर आ गई है कि 50% छूट महिलाओं को क्यों मिल रही है, ये एचआरटीसी कर्मचारी भी पूछ रहे हैं। जब एचआरटीसी के पास इतना बजट नहीं है तो फिर क्यों इस तरह की सुविधाएं देने के वायदे और ज्यादा किए जा रहे हैं, ये इनकी ओर से माना जा रहा है। और देखिए दूसरी बड़ी बात प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से भी कही जा रही है। उनका भी ये कहना है कि जो 50% छूट महिलाओं को दी जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में उनकी बसेस खाली जा रही हैं, उनके लिए भी एक घाटे का सौदा है। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि इसके बदले उन्होंने मांग ये रख दी है कि 5 रुपए जो मिनिमम किराया रखा गया है उसे बढ़ाकर 15 रुपए किया जाए। आम जनता इसके बिल्कुल विरोध में है। अभी हम सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट देख रहे हैं जहां पर आम लोगों की ओर से यह कहा जा रहा है कि यदि मिनिमम किराया बढ़ाया जाता है प्राइवेट बसेस में तो फिर ये सभी एचआरटीसी बसेस में ही सफर करेंगे। यानी कि अभी महिलाओं के साथ उनका परिवार भी एचआरटीसी बस में सफर कर रहा है, लेकिन बची कुची कुछ एक पुरुषों की संख्या जो अभी प्राइवेट बस में जाते हैं फिर ये भी एचआरटीसी बस में ही अपना सफर तय करना शुरू कर देंगे। जिला परिषद कर्मचारियों से जुड़ी भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि लगातार इनकी ओर से देखिए प्रदर्शन जारी है और पेन डाउन स्ट्राइक तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक इन्हें मर्ज नहीं कर दिया जाता। हाल ही में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से ये स्टेटमेंट भी दी गई थी, साथ ही साथ उन्होंने अपील की थी कि जल्द ही अपने काम पर वापस लौटे। इनका काम पर लौटना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहत एवं बचाव कार्य भी लंबित रह रहे हैं, इनके बिना वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में ये पेशेंस रखे और धैर्य रखते हुए अपने काम पर जाएं। अब जवाब इस पर हालांकि पिछले कल भी इन कर्मचारियों की ओर से और अधिकारियों की ओर से दिया गया था, लेकिन एक बात इन्होंने आज और इसमें ऐड करनी चाहिए है कि जल्द ही इन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाए। वार्ता के लिए इन्हें बुलाया जाए, लेकिन केवल आश्वासन देने के लिए नहीं, बल्कि इस बार मर्जर की मांग इनकी पूरी होनी चाहिए। हालांकि पिछली बार मंत्री ने कहा था कि कैबिनेट सब कमेटी इनके लिए बनाई जाएगी, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी पर इन्हें इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि पूर्व सरकार में भी इस तरह की कमेटियां बहुत चली, लेकिन काम इनका पूरा नहीं हुआ। तो इस बीच सीधे तौर पर अधिसूचना इनके लिए जारी होनी चाहिए मर्जर पर, और बाकी वित्तीय लाभ भी इन्हें दिए जाए। यानी कि यह भी क्लियर किया जाए कि जो पे स्केल है उसका लाभ इन्हें करंट डेट से मिलेगा या फिर बैक डेट से मिलेगा। इनका यह मानना है कि जब अन्य कर्मचारियों को अधिकारियों को बैक डेट से इसका लाभ मिल सकता है तो फिर इन्हें करंट डेट से क्यों दिया जा रहा है। फिलहाल देखिए अभी तरह तरह की टिप्पणियां इनकी ओर से की जा रही हैं, लेकिन ये बात भी है कि पंचायतों में पूरी तरह से काम प्रभावित हो रहे हैं। विशेष तौर से आपदा के बाद जो कुछ एक राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए गए थे लटक गए हैं, क्योंकि वहां पर इनका उपस्थित होना भी जरूरी है और ये पेन डाउन स्ट्राइक पर है।
पेपर लीक मामले में कंडीशनल रिजल्ट की मांग अब अभ्यर्थी कर रहे हैं और इतना ही नहीं, अब इस मांग के साथ ही सचिवालय एक दफा फिर पहुंचने वाले हैं। ये विभिन्न पोस्ट कोर्स के अभ्यर्थी हैं जो कि सचिवालय का रुख करने वाले हैं और अब इनकी ओर से डिमांड यही रखी जा रही है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कंडीशनल रिजल्ट ही इनके लिए डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि इनका समय बहुत बर्बाद हो गया है, उम्र इनकी बीतती जा रही है। और शिकायत इनमें यह भी है कि देखिए जुनगा एसएफएसएल में अभी तक रिपोर्टिंग ऑफिसर ही तैनात नहीं किया गया है। तो ऐसे में जब रिपोर्टिंग ऑफिसर वहां तैनात नहीं किया गया है, ये जांच कैसे आगे बढ़ेगी, कब तक ये रिपोर्ट जारी की जाएगी एफएसएल की, जिसका इंतजार खुद भी सरकार कर रही है। यानी कि सरकार का खुद ढीला रवैया है, कुछ इस तरह के आरोप भी इन्होंने अपनी ओर से लगाने चाहे हैं। और देखिए दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही जा रही है कि फिलहाल विजिलेंस जांच का हवाला पिछले 10 महीनों से तो दिया जा रहा है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, कम से कम ये इंफॉर्मेशन तो इन्हें पहुंचाई जानी चाहिए। और आरटीआई के तहत जब इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी तो उसमें यह खुलासा हुआ कि वहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर ही नहीं है जुनगा एसएफएसएल में, जिस वजह से एफएसएल रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है। तो सब्र का बांध इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है और अब एक बार फिर सचिवालय का रुख करने वाले हैं अपनी इन्हीं दो डिमांड्स के साथ। एक तो कंडीशनल रिजल्ट इनके लिए डिक्लेयर कर दिया जाए और दूसरी बड़ी बात रिपोर्टिंग ऑफिसर को जल्दी यानी कि अगले 10 दिनों में तैनात किया जाए ताकि ये रिपोर्ट भी जल्दी जारी हो सके। फिलहाल सरकार ने भी एक तरह से इसमें चुप्पी साधी हुई है। हम जितने भी पॉलिटिकल लीडर से या फिर जितने भी मंत्रियों से, सीएम सुक्खू से जब भी ये सवाल करते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि धैर्य थोड़ा सा यंगस्टर्स को रखना होगा, अभी जांच चल रही है, जब तक जांच चल रही है तब तक रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अब ये कंडीशनल रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं, इस पर फिलहाल क्या कुछ होता है, किस तरह का डिसीजन लिया जाता है, ये हम देखेंगे। वहीं देखिए विजिलेंस मैनुअल अब पूरी तरह से बदल गया है, सरकारी अधिकारियों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी। हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसी में यह संशोधन किया गया था और कोर्ट के फैसले के आधार पर यह संशोधन करना पड़ा था। देखिए राज्य के जितने भी अफसर या सरकारी कर्मचारी हैं, इन पर कोई भी आपराधिक मामला जब दर्ज होता था तो फिर उससे पहले क्या रहता था कि चार्जशीट दायर होने का आपराधिक प्रोसीडिंग की तारीख को ही माना जाता था। लेकिन अब विजिलेंस मैनुअल में हुए संशोधन के बाद चार्जशीट दायर होने के बजाय कोर्ट द्वारा संबंधित अफसर पर आरोप तय होने की तारीख से ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को माना जाएगा। ये बदलाव हुआ है, हालांकि जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी, लेकिन आज भी ये अपडेट हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अगली बात एंटिटी भर्ती पर भी करेंगे क्योंकि नई अपडेट इसमें भी निकलकर सामने आई है। पिछले कल देखिए हमारे पास कमेंट्स आए थे कि एंटिटी भर्ती कब तक होगी और आज ही हमने जब मंत्री से और साथ ही साथ कुछ अधिकारियों से भी इस पर बात की है तो उनका यह कहना है कि एक बार फिर शिक्षा सचिव राकेश कंवर इस पर बैठक लेने वाले हैं। फिलहाल इसे लेकर कोई तिथि अभी तक हालांकि निर्धारित नहीं हुई है। हाल ही में हमने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी बात की थी तो उनकी ओर से यह स्टेटमेंट दी गई थी कि अभी इसमें एक फैक्टर ऐसा है जो कि फंसा हुआ है, वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर है, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि इन्हें इस भर्ती में मौका देना है या नहीं, और यदि इन्हें पढ़ाने का इसमें प्रावधान है तो किस क्राइटेरिया के तहत है, इस पर अभी तक खुलकर चर्चा नहीं हो पाई है। और जेबीटी और आंगनबाड़ी वर्कर्स हालांकि दोनों को ही रखने का विकल्प यहां अधिकारियों की ओर से दिया गया था। दूसरी ओर एनसीटीई की ओर से भी यह सुझाव दिया गया था कि जिन महिलाओं के पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है उनसे अतिरिक्त कोर्स भी 1 साल का करवाया जा सकता है, उसके बाद वो एलिजिबल मानी जाएगी। फिलहाल इन सारे फैक्टर्स पर तो अभी देखिए कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स पर यहां पर जरूर गौर किया जा रहा है। यदि इन्हें मौका दिया जा सकता है तो बिल्कुल दिया जाएगा, यह शिक्षा मंत्री ने कहा है। और दूसरी ओर जिन महिलाओं के पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है उन्हें कैसे इसे लेकर एलिजिबल बनाया जा सकता है, यानी कि अतिरिक्त कोर्स या फिर जो ब्रिज कोर्स करवाने की बात हो रही है वो नियुक्ति से पहले करवाना है या बाद में करवाना है, इस पर भी अभी तक कोई चर्चा फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जेबीटी को ही अभी तक जिम्मा दिया गया है प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का, तो ऐसे में अधिकारियों का यह भी मानना है कि जहां पहले से लेकर जेबीटी ही पढ़ा रहे हैं, अगर आगे भी ये जिम्मा हम जेबीटी को ही दे दे, क्योंकि अभी बहुत सारे पद खाली भी हैं और बहुत सारे जेबीटी अभ्यर्थी नौकरी के इंतजार में भी हैं, तो एक ये रास्ता निकालने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मोहर अभी तक किसी भी चीज पर नहीं लग पाई है, क्योंकि एक और बैठक होनी है, ये शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में होगी और इसमें किस ऑप्शन पर मोहर लगती है। जो 1 वर्ष का डिप्लोमा हासिल करके महिलाएं बैठी है और पिछले 15 सालों से इंतजार कर रही है, महज उन्हें ही मौका दिया जाएगा या उनके साथ साथ इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स और जेबीटीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ये देखना होगा, क्योंकि कुल पद 4700 के करीब हैं और इसमें जो एंटिटी डिप्लोमा होल्डर्स महिलाएं हैं उनकी ही कुल संख्या 15,000 के करीब है। तो विरोधी स्वर तो उनकी ओर से भी उठ रहे हैं कि ऐसे में उनका हक किसी और को क्यों दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी बीच का रास्ता इसमें निकाला जाएगा, ये हवाला अधिकारियों की ओर से और मंत्री की ओर से दिया जा रहा है।
बीआरसीसी भर्ती पर भी आपको जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि संशोधन तो देखिए पहले ही इस भर्ती में हो गया था। प्रवक्ताओं को भी अब इसमें शामिल किया गया है टीजीटी और जेबीटी के साथ। पहले इन्हें मौका नहीं मिलता था, लेकिन फिर ये स्कूल प्रवक्ता संघ की ओर से ही डिमांड रखी गई थी। अब जब संशोधन हो चुका है और अधिसूचना भी आज जारी हुई है, तो आभार इन्होंने व्यक्त किया है सरकार का। दरअसल इनका कहना है कि इनके लिए एक सुनहरा मौका है और इन्होंने विधानसभा चुनावों में भी सरकार का ही यानी कि कांग्रेस का ही साथ दिया था ताकि इनकी ये मांग पूरी हो सके, और इसके लिए अब ये सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और जल्दी ही सचिवालय भी पहुंचेंगे ढोल नगाड़ों के साथ। प्रिंसिपल पदोन्नति कोटे में बदलाव किया जाए, ये भी डिमांड स्कूल लेक्चर संघ की ओर से ही उठाई जा रही है। दरअसल इनका कहना है कि ये जो अनुपात है 95 और 5 का रखा जाना चाहिए, यानी कि 5% कोटा दिया जाए मुख्याध्यापकों को, क्योंकि 2